है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बिलीनियर्स हार्ड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 34। शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जहाँ अक्षत का इतना कहना था कि अविनाश की भाव में एक बार फिर से सिकुड़ चुकी थी, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही अक्षत ने आगे कहा, मुझे मालूम है कि आप भी आयत महेश्वरी से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आप उसे पसंद करते थे इसलिए ऐसा करने वाले थे, बल्कि यह शादी किसी नफरत का हिस्सा था। और ऐसा मुमकिन भी हो जाता अगर बीच में वह सड़क छाप न आया होता, तो इस वक्त वह आयत महेश्वरी आपकी नफरत की भेंट चढ़ चुकी होती। इस बार अक्षत की इन बातों को सुन अविनाश थोड़ा हैरान नजर आने लगा था, लेकिन इस बार भी वह कुछ कह पाता उससे पहले ही अक्षत अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आप भी अभी भी आपके पास एक मौका है जिसकी बदौलत आप उस आयत महेश्वरी से अपनी नफरत का हिसाब चुकता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपके सामने पहले ही दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका हूँ, जहाँ हम दोनों मिलकर उस आयत महेश्वरी से। स्टूपिड बॉय, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। जहाँ अभी अक्षत अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही अविनाश ने बस इतना ही कहा और वापस से अपनी कार के भीतर बैठते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा दिया था। लेकिन पीछे रह गया अक्षत। अविनाश के इस बर्ताव से काफ़ी ज़्यादा चौंक सा गया था। चेहरे पर एक कन्फ्यूजन भी साफ नजर आ रहा था, जैसे वह अब तक अविनाश या फिर उसकी बातों को समझ न पाया हो। वह बस अपनी जगह पर हैरानी में ही खड़ा अविनाश की कार को खुद की नज़रों से दूर जाते हुए देखता रह गया था। कुछ देर बीते, अविनाश अपनी कार से बाहर निकलते हुए अपने घर के अंदर गया ही था कि सामने से आती हुई आयशा को देख उसने अपने कदमों को भी अपनी तरफ ही मोड़ दिया था। भाई आप आ गए। डैड आपका स्टडी रूम में कब से वेट कर रहे हैं। उनका कहना था कि आपके घर आते ही मैं आपको उनके पास भेज दूँ। अविनाश को देख आयशा ने कहा और उसके बगल से गुजरते हुए आगे बढ़ गई थी, लेकिन तभी उसे पीछे से अविनाश ने रोक भी दिया था। आयशा, जस्ट वेट। जी भाई, आपको मुझसे कुछ कहना था? हाँ, नहीं, वो बस कुछ पूछना था। आयशा की बातों को सुनकर इस बार अविनाश ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा था, लेकिन सामने खड़ी आयशा, जिसके चेहरे पर इस वक्त हल्की मुस्कुराहट थी। जी भाई, पूछिए। आयशा, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें फ्यूचर में कभी हम दोनों भाइयों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो फिर तुम? भाई। जहाँ भी अविनाश अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही आयशा उसकी बातों को बीच में काटने के साथ साथ उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में पकड़ते हुए कहा, भाई, बचपन से मैं आप दोनों की इसी कलाई पर राखी बांधती आ रही हूँ और बदले में आप दोनों भी हर साल मुझसे यही कहते आ रहे हो कि ताउम्र आप दोनों मेरी ढाल बनकर रहोगे, मेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। इसलिए भाई, ताउम्र के लिए मुझे किसी एक की नहीं बल्कि आप दोनों की ज़रूरत है, इसलिए मुझे आप दोनों का साथ चाहिए। आयशा ने मुस्कुराते हुए ही अपनी बातों को ख़त्म किया था और आगे अविनाश से कोई सवाल जवाब किए बिना ही वह वहाँ से आगे बढ़ गई थी, जैसे कि इस वक्त उसे काफ़ी अच्छे से मालूम हो कि अविनाश इस वक्त उससे इस तरह का सवाल क्यों कर रहा है। लेकिन पीछे रह गया अविनाश, जो आयशा के जाने के बाद भी अपनी जगह पर ही खड़ा किसी सोच में डूब चुका था। खासकर जब से उसे यह मालूम चला था कि सालों से वह जिस आयत से नफरत करता आ रहा था, यहाँ तक कि उसी नफरत की वजह से वह उससे शादी तक करने वाला था। लेकिन आज उसके हस्बैंड के बारे में जानकर वह थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तो उधर दूसरी तरफ रूही के घर से वापस लौटने के बाद इस वक्त आयत अभी भी साड़ी में ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खुद को एकटक देख रही थी। आज शायद वह पहली बार
अपने इस लुक को देखकर काफ़ी सोच में पड़ चुकी थी। तभी अचानक से कुछ सोचते हुए उसकी पतली उंगलियां उसके माथे को छू गई थी और जहन में एक बार फिर से वही बात दौड़ गई थी जब उसने आरुष से यह पूछा था कि वह कैसी लग रही है, और जवाब में आरुष ने उसके माथे को चूमते हुए कहा था कि मेरी लग रही हो। इस बार इन बातों को सोचते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। तभी उसने एक नज़र कमरे से ही अटैच्ड वार्डरोब की तरफ देखा और अगले ही पल आगे बढ़कर उसने उस वार्डरोब को खोल दिया था। जहाँ थोड़ी हैरानी कर देने वाली बात हुई थी, क्योंकि वो वार्डरोब इस वक्त सिर्फ साड़ियों से भरा हुआ था। लेकिन बात करें आयत की, तो आज उसने पहली बार साड़ी पहना था। फिर ये साड़ियाँ किसकी थी? तभी उन साड़ियों पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए आयत ने एक साड़ी को बाहर निकाला और उसे अपने सीने से लगाते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई थी, जहाँ इस वक्त सामने दीवार पर टंगे सारिका माहेश्वरी के उस पोर्ट्रेट में उसने वही साड़ी पहन रखा था जिसे वक्त आयत ने अपने सीने से लगा रखा था। तो वही माहेश्वरी विला के बाहर गार्डन एरिया में आरुष को अकेला देख बसंत अवस्थी और राकेश गुप्ता उसकी तरफ भी बढ़ गए थे, जिन्हें देख आरुष, जो इस वक्त किसी से कॉल पर बात कर रहा था, उन दोनों को खुद की तरफ ही आते हुए देख उस कॉल को डिस्कनेक्ट किया ही था कि तभी बसंत अवस्थी ने कहा, तुम्हें हमसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम जिससे भी बात कर रहे थे उससे आराम से कर सकते हो। लेकिन आरुष, जो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक से उसके सामने राकेश गुप्ता आकर खड़े हो चुके थे। लेकिन उन्हें ऐसे देख आरुष की भौहें हल्की सिकुड़ चुकी थी, जैसे वह राकेश गुप्ता को इस तरह से बीच रास्ते में आकर खड़े हो जाने की वजह पूछ रहा हो। तो वही राकेश गुप्ता भी, जो उसके चेहरे पर उभर आए भाव को काफी अच्छी तरह से समझ रहे थे, एक नज़र खुद की चारों तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है हम अपने सालों की मेहनत को इतनी आसानी से तुम्हें ले जाने देंगे? जिस पर आरुष कुछ कहता, उससे पहले ही राकेश गुप्ता अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, बिल्कुल नहीं। इसलिए आखिरी बार शराफत से कह रहा हूँ, अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जहाँ से आए हो वहाँ वापस से चलते बनो, क्योंकि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताने का भी मौका ना मिले। लेकिन राकेश गुप्ता की बातों को सुन आरुष के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान फैल गई थी और खुद भी एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए राकेश गुप्ता के थोड़ा और करीब आ चुका था। ताऊ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इस बात का डर सता रहा है कि मेरे रहते कहीं आपकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए? मेरा मतलब कि आप लोगों की सच्चाई कहीं आयत के सामने ना आ जाए। जहाँ आरुष का इतना कहना था कि राकेश गुप्ता के साथ साथ पास ही खड़े बसंत अवस्थी भी थोड़ा हकला उठे थे। कैसी कैसी सच्चाई? किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? हाँ, यही सच्चाई कि सालों पहले दिलीप गुप्ता और मिसेस सारिका माहेश्वरी का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके पीछे क्या कारण था? पता चला था कि उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था, लेकिन उस कार का ब्रेक फेल करने वाला कौन कौन था, यह शायद अभी कोई नहीं जानता। राकेश गुप्ता की बातों का जवाब देते हुए आरुष ने अभी इतना ही कहा था कि उन दोनों के चेहरों पर एक घबराहट साफ नजर आने लगी थी, जहाँ इस बार काफी हकलाहट में बसंत अवस्थी ने कहा था, ये क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, यहाँ हम लोग क्या, यह पूरी दुनिया जानती है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और इसके पीछे की वजह उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल होना था, जो एक नॉर्मल सी बात है, किसी की भी गाड़ी का हो सकता है। आपकी गाड़ी का कभी हुआ है? जहाँ भी बसंत अवस्थी अपनी बातों को पूरा कर पाते, उससे पहले ही आरुष ने उनकी बातों को काटते हुए कहा था, क्योंकि यह तो नॉर्मल सी बात है ना, इसलिए मुझे लगता है कि आपकी गाड़ी का भी ब्रेक अक्सर फेल होता होगा, लेकिन मेरी गाड़ी का ब्रेक आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। इस बार अपनी बातों को कहते हुए आरुष के होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। तो वही सामने खड़े बसंत अवस्थी
और राकेश गुप्ता सन्न रह गए थे, जैसे इस वक्त उन्हें अब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि अब उन्हें आगे आरुष की बातों का क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन वही आरुष मुस्कुराते हुए ही राकेश गुप्ता के कंधों को हल्का दबा दिया था। उम्मीद है कि आगे से आप लोग मेरे रास्ते के आड़े नहीं आओगे, आरुष ने कहा था, और अपनी बातों को पूरा करते हुए वह तुरंत वहां से आगे भी बढ़ गया। लेकिन कमरे के भीतर जाते ही दरवाजे पर उसके कदम एक बार फिर से अटक चुके थे, क्योंकि इतनी रात में भी आयत ने इस वक्त एक दूसरी साड़ी को पहने हुए जैसे किसी इंतजार में बैठी हुई हो, जो आरुष को देखती तुरंत उसकी तरफ ही बढ़ गई थी। इस वक्त उसकी आंखों में एक चमक थी, आरुष से एक जवाब की उम्मीद थी। कैसी लग रही हूँ? आरुष के ठीक सामने खड़े होते हुए आयत ने कहा था, जहाँ इस बार भी जवाब में आरुष एक नज़र उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए उसे खुद के करीब खींच लिया था। मेरा जवाब वही रहने वाला है, इतना कहते हुए उसने आयत के माथे को भी चूम लिया था। क्योंकि तुम मेरी हो, इसलिए मुझे हमेशा मेरी ही लगती हो, आरुष ने आगे कहा था, जिसके जवाब में आयत की पलकें आपस में कस चुकी थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान भी फैल गई थी। तो उधर दूसरे कमरे में राकेश गुप्ता और बसंत अवस्थी के चेहरे पर एक घबराहट साफ नजर आ रही थी। तो है सुलोचना अपनी आंखों को चौड़ी किए अवाक थी। हे राम जी, अब ये नया सियापा क्या फैलने वाला है? उस चार बित्ते के लड़के को हमारी सच्चाई कैसे मालूम पड़ गई? सुलोचना, कितनी बार कहना पड़ेगा कि अपनी जुबान से कुछ भी निकालने से पहले एक बार उसे सोच भी लिया करो, क्योंकि यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, और अगर ये बात किसी तीसरे ने सुन ली तो तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जहाँ अभी सुलोचना ने अपनी बातों को हैरानी में ही कहा ही था कि उनकी बातों को काफ़ी सख्ती के साथ अंजना गुप्ता ने काट भी दिया था। लेकिन सुलोचना, जिनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रहा था, अंजना गुप्ता की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, अरे क्या सोचूं बड़ी भाभी, देखा नहीं कैसे उस बित्ते भर के लड़के ने सरेआम हमें कातिल ठहरा दिया। हमारे सारे कारनामों का काला चिट्ठा खोलकर खुद हमारे सामने ही रख दिया, और आप मुझे कुछ सोचने के लिए कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब आप किस दीवार की बात कर रही हैं जो हमारी बातों को कान लगाकर सुन रहा है, जबकि यहाँ तो मुसीबत खुद इस घर में पहले से ही मौजूद है और उसे हमारी सच्चाई तक काफ़ी अच्छे से मालूम है। इस बार सुलोचना की इन बातों को सुन खुद अंजना भी खामोश और साथ ही किसी सोच में भी डूब चुकी थी। यहाँ तक कि इस बार आरुष की बातों को सुनने के बाद उन सभी के चेहरों पर चिंता वो घबराहट की लकीरें भी साफ नजर आ रही थी। तो उधर कमरे के भीतर रात काफी होता देख आरुष भी अब सोफे की तरफ बढ़ गया था, जिस पर वह हर रात गुजारा करता था। लेकिन आज उसे जाते देख आयत ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे रोक भी दिया था। आयांश। लेकिन आरुष के पीछे मुड़ते ही वो अपनी बातों को पूरा करने में थोड़ी झिझक भी महसूस करने लगी थी, जिसे देख खुद आरुष ने ही उसकी बातों को पूरा करते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ कहना था? तुम सोफे पर ना सो करके चाहो तो बेड पर सो सकते हो। मेरा मतलब कि तुम्हें वहाँ, जहाँ अभी आयत का इतना ही कहना था कि आरुष के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी, और एक बार फिर से अपने कदमों को आयत के करीब ले जाते हुए उसके गालों पर अपनी हथेलियों को रख दिया था। अभी इसके लिए ये सही वक्त नहीं है, जब होगा तब मैं खुद ये हक तुमसे मांग लूंगा। और तुरंत सोफे की तरफ बढ़ गया था, जिसे देख आयत भी कुछ क्षण तक अपनी जगह पर खड़ी रहने के बाद बेड की तरफ बढ़ गई थी। अगली सुबह इस वक्त नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे राकेश गुप्ता वो उनकी बाकी गैंग एक हारे हुए सिपाही की तरह खामोश बैठी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि पिछली रात आरुष की बातों की वजह से उन लोगों ने भी जैसे हथियार डाल दिया हो,
क्योंकि काफ़ी दाव पेच लगा लेने के बाद भी वह लोग सारिका के उस वसीयत का कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाए थे। यहाँ तक कि उनकी आखिरी उम्मीद बस एक आरूस ही था, जिसके जरिए वो लोग उस वसीयत के साथ खिलवाड़ कर सकते थे। लेकिन पिछली रात ही उसकी बातों को सुनने के बाद अब वह लोग भी हथियार डालते हुए खामोश बैठ गए थे। जहाँ इस वक्त उन्हें इतना खामोश देख उनके बीच में बैठे जगदीश माहेश्वरी ने कहा, अंजना बहू, क्या बात है? काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ आज सबके चेहरे पर एक मायूसी है, जबकि आज से पहले तो वो दरअसल बाबूजी, शिवा और अमित को लेकर थोड़ी टेंशन है। उनके भविष्य को लेकर मन में एक चिंता है कि न जाने उनकी किस्मत में क्या लिखा है। जगदीश माहेश्वरी की बातों को बीच में ही काटते हुए अंजना गुप्ता ने कहा था, जिसे सुन जगदीश माहेश्वरी अभी कुछ कहते उससे पहले ही अंजना गुप्ता की बातों पर अपनी सहमति जताते हुए सुलोचना ने कहा था, बड़ी भाभी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मुझे भी हर वक्त अंकुश की ही चिंता रहती है। ऊपर से वह नालायक दिन भर बस दोस्तों के साथ अय्यासी में गुजार देता है। अगर ऐसा ही रहा तो आखिर कौन सा बाप अपनी बेटी को इस नालायक के हाथ में सौंपेगा। लेकिन इस बार सुलोचना की बातों का जवाब देते हुए जगदीश माहेश्वरी ने कहा था, तुम लोग बेवजह चिंता कर रही हो। एक दिन सब अच्छा होगा। अभी सब बच्चे हैं, इसलिए थोड़ी बचकानी हरकतें कर जाते हैं, लेकिन वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी बातों को सुनकर वहाँ मौजूद सब खामोश ही थे कि तभी उन्हें किसी के आने की आहट महसूस हुई। नजरें घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो सीढ़ियों से नीचे उतर रही आयत और उसके साथ ही चल रहे आरुष को देख वह सभी अपनी जगह पर ही जैसे सन्ने रह गए थे। क्योंकि इस वक्त आयत ने सारिका की ही एक साड़ी को पहने हुए अपने बालों को एक हाई पोनी टेल में बांधा हुआ था, जो इस वक्त बिल्कुल सारिका की ही कॉपी लग रही थी। यहाँ तक कि सामने मौजूद जगदीश माहेश्वरी व सुलोचना, जो सारिका को भी हर रोज ऐसे ही ऑफिस जाते देखा करते थे, एक क्षण के लिए उन्हें लगा था कि जैसे वह सारिका को ही देख रहे हो। तो वही उसके साथ ही चल रहा आरुष ऑफिशियल सूट में बिल्कुल आयत का एक रक्षक, जैसे उसे सभी बुरी नजरों व आफतों से बचाने के लिए हर वक्त तैयार हो। एक नज़र बाकियों को अवाक देख हल्का मुस्कुरा दिया था। लेकिन आयत अब तक जगदीश माहेश्वरी के सामने खड़ी होते हुए बोली, नानू, क्या मम्मा भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी? तो ही सामने खड़े जगदीश माहेश्वरी, जिनकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी, अपनी गर्दन को बस हाँ में हिलाते हुए आगे बढ़कर आयत के सिर पर अपनी हथेलियों को फेर दिया था, जिसे देख आयत के होठों पर भी अब तक एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। नानू, आज मुझे एक हिम्मत और आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं अपने कुछ पुराने और अधूरे काम को पूरा करने जा रही हूँ। लेकिन उसकी इन बातों को सुन जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ बाकियों की भी भौवें हल्की सिकुड़ सी गई थी। तभी जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा, मैं कुछ समझा नहीं, अब किस काम की बात कर रही हैं? नानू, पहले मुझे बस डाउट था कि मम्मा का वो एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी साजिश का हिस्सा था। लेकिन आयांश की कुछ बातों ने मुझे यह एहसास कराया है कि मम्मा का वो एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा मर्डर प्लान था। इसलिए नानू, इसके पीछे जिसका भी हाथ है, मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगी और उसे उसके किए की सजा भी देकर रहूंगी। जहाँ इस बार आयत का इतना कहना था कि जगदीश माहेश्वरी के साथ खड़े उन चारों के जैसे होश उड़ चुके थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो, लेकिन वो अभी भी अपनी जगह पर सन्न खड़े थे। तो वही जगदीश माहेश्वरी आयत की बातों को सुनते ही इस बार उन्होंने थोड़ा चौंकते हुए कहा था, ये आप क्या कह रही हैं आयु? हमारी सारिका के साथ? भला उसके साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? यही तो मालूम करना है नानू कि मेरी मम्मा के साथ किसने और क्यों किया है।
आयत ने आगे कहा था, जिसे सुन जगदीश माहेश्वरी एक बार फिर से कुछ कहने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आयत अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, ओके नानू, मैं आपसे बातें बात करती हूँ। अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा, आयत ने कहा और आरुष के साथ आगे बढ़ते हुए माहेश्वरी विला से बाहर निकल गई थी। लेकिन पीछे रह गए उन चारों के चेहरों पर घबराहट और चिंता की लकीरें अब साफ नजर आने लगी थी। तभी उन चारों के आगे खड़े जगदीश माहेश्वरी अपने हाथ में पकड़े स्टिक को घुमाने जमीन पर धीमा पटकते हुए अब काफी सीरियस नजर आने लगे थे। तुम चारों से एक छोटा सा मामूली सा काम नहीं हुआ। बाबूजी, हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोशिश तो ये थी तुम लोगों की कोशिश। इतने सालों से जिस राज को मैंने अंदर दफना कर रखा था, याद रखना, अगर वो बाहर आया तो तुम चारों को मैं खुद अपने हाथों से गोली मारूंगा। इस वक्त अपनी बातों को कहते हुए जगदीश माहेश्वरी का चेहरा भी गुस्से में कांप रहा था, लेकिन उनकी बातों को सुन सामने खड़े वह चारों अपनी जगह पर जैसे जम से गए थे। तभी जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने जुड़वा भाई जगदीश को मारा था, उसकी पत्नी को मारा था और उसकी बेटी को मारा था, और वक्त आने पर उसकी इस पोती को भी मारूंगा। जहाँ इस बार जगदीश माहेश्वरी का इतना कहना था कि वहां मौजूद उन चारों के चेहरे पर एक घबराहट के भाव साफ नजर आने लगे थे। यहाँ तक कि पास ही खड़ी सुलोचना भी इस बार थोड़ा घबराते हुए ही बोली थी, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप आयत के सामने आएंगे तो फिर आपकी सारी सच्चाई भी उसके सामने आ जाएगी। सिर्फ उसके ही नहीं, इस पूरी दुनिया के सामने आपकी सच्चाई आ जाएगी कि आप जगदीश माहेश्वरी नहीं, बल्कि उसके जुड़वा भाई जय माहेश्वरी हो। जैसे सालों पहले उस सारिका के सामने हमारी और आपकी सच्चाई आ गई थी, और देखा नहीं कैसे उसने चालाकी से सब कुछ हमारे हाथ में आने से पहले ही अपनी बेटी के हवाले कर दिया, जिसे हम लोग चाह कर भी उसकी बेटी को उसके पास नहीं पहुंचा पाए। और आज देखिए उसका नतीजा क्या निकल कर आया है। इस बार सुलोचना की बातों को जारी रखते हुए बसंत ने कहा था, लेकिन अभी भी जगदीश माहेश्वरी कुछ कहते उससे पहले ही इस बार अंजना गुप्ता ने कहा था, बाबूजी, बस एक मौका और दीजिए, इस बार आपको निराशा नहीं होगी। तो वही इस बार अंजना गुप्ता की बातों को सुनते हुए जगदीश माहेश्वरी ठीक उसके सामने ही जाकर खड़े हो गए थे और कुछ क्षण तक उन्हें एकटक देखते हुए बोले, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं थोड़ा इंतजार और कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तुम चारों में सबसे ज़्यादा दिमाग तुम्हारा ही तेज है, इसलिए बस तुम्हारे कहने पर मैं एक मौका और दे रहा हूँ। लेकिन अगली बार वो दिन नहीं आएगा बाबूजी, हम पर भरोसा रखिए। इस बार जगदीश माहेश्वरी की बातों को काटते हुए राकेश गुप्ता ने काफ़ी जल्दबाजी में कहा था, जिसे सुनते ही जगदीश माहेश्वरी ने एक नज़र राकेश गुप्ता की तरफ देखा और अगले ही पल वहां से आगे बढ़ गए थे। लेकिन पीछे रह गए उन चारों के चेहरे पर एक घबराहट व चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, जैसे कि इस बार उन लोगों ने जगदीश माहेश्वरी को यह आश्वासन तो दिला दिया था कि इस बार उन्हें निराशा हाथ नहीं लगेगा, लेकिन अभी भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो उधर दूसरी तरफ माहेश्वरी ग्रुप के भीतर कदम रखते ही वहां मौजूद एम्प्लॉय, जो हर बार आयत की मौजूदगी को महसूस करते ही बिल्कुल सन्न पड़ जाते थे, आज वही उसके एक नए रूप को देखकर उनकी आंखों में हैरानी थी। तो वही उनकी जुबान पर भी जैसे एक चहलकदमी चल रही थी, लेकिन आज आयत उनकी उस फुसफुसाहट को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने केबिन के भीतर चली गई थी। आयांश, अब तुम मुझे बताओ कि मेरी मम्मा के एक्सीडेंट के बारे में तुम्हारी सोर्स क्या कहती है। जिसके जवाब में आयांश यानी कि आरुष अभी सामने खाली पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कुछ कहता,
उससे पहले ही केविन के भीतर आते हुए अक्षत ने उनकी बातों को बीच में ही काट दिया था। आयत, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लेकिन अचानक से अक्षत को देख आयत की भौहें सिकुड़ चुकी थी, तो वही चेहरे पर हल्के गुस्से की लकीरें भी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि शायद उसे अक्षत का अचानक से इस तरह से अंदर आना पसंद नहीं आया था। ये क्या तरीका है अक्षत? इस बारे में मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर चुकी हूँ कि मेरे केबिन के भीतर। ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी थी कि। लेकिन वो अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही उसकी नज़र वहाँ मौजूद आयांस के ऊपर चली गई थी, जिसे देख अक्षत ने अपनी बातों को तुरंत बदलते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि इस वक्त तुम फ्री हो। एनीवेज, तुम पहले अपना काम खत्म करके फ्री हो जाओ, फिर हम बात करते हैं। और तुरंत केबिन से बाहर भी निकल गया था। लेकिन पीछे रह गया आयांस, जो अभी भी अक्षत को एक टक चाहते हुए घूर रहा था। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए आयत ने कहा, हाँ तो फिर हम कहाँ थे? आयांस, मुझे क्लियर रिपोर्ट देना, क्योंकि आधी अधूरी और अनक्लियर बातें मुझे इरिटेट करती हैं। फिर तो तुम्हें यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। इतना कहते हुए आयांस ने आयत के सामने एक फाइल बढ़ा दिया था। लेकिन उसे देखते ही आयत इस बार थोड़ा झुंझला उठी थी। आयांस, व्हाट इज दिस? तुम मुझे मेरे ही फैमिली मेंबर की रिपोर्ट क्यों दिखा रहे हो? इनफैक्ट इस टॉपिक पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उन्हें बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट ना होने की वजह से उनके नाम पर एक भी शेयर नहीं है। फिर ये बातें, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। आयत की बातों को बीच में काटते हुए और उसने एक दूसरी फाइल आयत के सामने रख दिया था, और यह भी। इतना कहते हुए एक तीसरी फाइल को रख दिया था, और शायद इसे भी। उसके ऊपर एक चौथी फाइल को भी रखते हुए उसने आगे कहा था। लेकिन आयत हैरान थी। आयांस, व्हाट इज दिस? यह तुम मुझे बाकी कंपनीज के शेयर होल्डर्स की डिटेल्स क्यों दिखा रहे हो? इसके जवाब में आयांस ने कहा, यह कुछ छोटी और बड़ी कंपनियों के शेयर्स और उनके होल्डर्स की डिटेल्स हैं, जिनके फैमिली मेंबर में काम करने वाला सिर्फ एक या मुश्किल से 2 सदस्य ही हैं। लेकिन उनकी कंपनी का शेयर्स उनके पूरे फैमिली मेंबर के बीच बटा हुआ है, जिसके लिए उन्हें ऑफिस में जाकर काम करने की भी जरूरत नहीं है। इस बार आयांस का इतना कहना था कि आयत भी किसी सोच में पड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी जैसे वह समझ नहीं पा रही थी कि वास्तव में आयांस कहना क्या चाहता है। लेकिन आयांस, इन सबसे क्या साबित होता है? इन सबसे मेरी मम्मा के उस एक्सीडेंट से क्या कनेक्शन है? जहाँ इस पर आयत का इतना कहना था कि आरुष अपनी जगह पर वापस से खड़े होते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह पहेली तुम्हें खुद सुलझानी चाहिए। और अगले ही पल उस केबिन से बाहर निकल गया था। लेकिन पीछे रह गई आयत अभी भी काफ़ी कंफ्यूज नजर आ रही थी, जैसे सब कुछ सामने होते हुए भी वो देख नहीं पा रही हो। और एक झुंझलाहट के साथ उसने उस फाइल को बंद कर दिया था। तो उधर केबिन के बाहर एक एकांत जगह पर खड़ा अक्षत अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हुए अपना फ़ोन बाहर निकाला और उस पर काफ़ी जल्दबाजी में अपनी उंगलियों को दौड़ाते हुए उसे कान से लगा लिया था। हेलो, आपके कहे मुताबिक मैं उस आयत के पास गया था, लेकिन इस वक्त वह उस आयांस के साथ है, इसलिए उससे मेरी बात नहीं हो पाई। तुम सब के सब नकारे और बिना किसी काम के इंसान हो। तुम लोगों से एक छोटा सा मामूली सा काम नहीं होता। तभी फोन की दूसरी तरफ मौजूद जगदीश माहेश्वरी गुस्से में चीख उठे थे, जिनके जवाब में इस बार अक्षत ने आगे कहा था, आप फिक्र मत कीजिए, आज शाम ढलने से पहले मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। इस बार आपको निराशा नहीं मिलेगी। जहां अक्षत का इतना कहना था कि उसकी बातों का जवाब देते हुए जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा था, उम्मीद है कि ऐसा ही हो। उसे उसकी सोच से भटकाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज सुबह उसने जो भी कहा है उससे वो पूरा करे। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा
जिससे वह अपनी माँ के कातिलों के पीछे भागना छोड़कर खुद के बारे में सोचना शुरू कर दे। इस बार अक्षत की बातों को सुनकर जगदीश माहेश्वरी ने कहा था, और उसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े तुम वह सब करो। अगर बात उसके इज्जत आबरू तक पहुंचने की आए तो उससे भी मत छोड़ना। बस हर हाल में उसका ध्यान भटकना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा ही होगा। और आज के बाद वह कभी भी ये नहीं जान पाएगी कि उसके माँ बाप का कातिल कौन है। आखिर इस बारे में सोचने से पहले आज की रात वह खुद के बारे में सोचेगी। और सिर्फ आज की रात ही नहीं, आने वाली हर रात वह सिर्फ खुद के बारे में सोचेगी। इतना कहते हुए अक्षत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। तो वही उसकी बातों को सुन जगदीश माहेश्वरी भी इस बार थोड़े ठहाके लगाते हुए नजर आने लगे थे। उन चारों के अलावा एक तुम ही हो जिस पर मुझे भरोसा है, लेकिन वो चारों अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, इसलिए यह काम अब तुम्हें ही करना होगा। समझ लीजिए कि आपका काम भी हो गया। जगदीश माहेश्वरी की बातों का जवाब देते हुए अक्षत ने कहा था, और तुरंत अपने कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर दिया था, जहां अभी भी उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान बरकरार थी। तो वही वैसे ही कुछ हाल दूसरी तरफ मौजूद जगदीश माहेश्वरी का भी था। लेकिन इस वक्त वह दोनों इस बात से अनजान थे कि जहां एक तरफ माहेश्वरी विला में जगदीश माहेश्वरी की बातों को सुनते हुए वह चारों किसी सकते में आ चुके थे, तो उधर दूसरी तरफ अक्षत की बातों को उसके जस्ट पीछे ही खड़ा आरुष सुनते हुए थोड़े गुस्से में नजर आ रहा था। जहाँ इस बात से अनजान अक्षत जैसे ही पीछे मुड़ा था, खुद के पीछे ही आरुष को अचानक से खड़ा देख थोड़ा चिहुक सा गया था। चेहरे पर एक डर भी साफ नजर आने लगा था, जैसे आरुष ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरुष को सामने खड़ा देख अक्षत ने थोड़ी हकलाती आवाज में कहा था। तो वही आरुष भी अपने दोनों हथेलियों को अपने पैंट के पॉकेट में डालते हुए अक्षत की बातों का जवाब देते हुए कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। ऑफिस का पहला दिन और तुम काम करने की बजाय यहाँ खड़े गप्पे मार रहे हो। अगर ऐसे ही टाइम पास करना है तो तुम घर जा सकते हो। लेकिन वही अक्षत जो आरुष की इन बातों पर कोई सवाल जवाब करने की बजाय अपनी गलती को मानते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी, मुझे कुछ अर्जेंट कॉल था, बस उसे ही रिसीव करने यहाँ बाहर आ गया था। और काफ़ी जल्दबाजी में वहाँ से आगे बढ़ गया था। लेकिन पीछे रह गया आरुष इस बार एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए बस इतना सा कहा था, उफ, लगता है ये नाना जी भी इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। इनका चैप्टर भी अब जल्दी क्लोज करना पड़ेगा। और वहाँ से आगे बढ़ा ही था कि एक बीप की आवाज़ के साथ उसका फ़ोन बज उठा था। लेकिन फ़ोन के स्क्रीन पर रूही का नाम फ्लैश होता देख उसकी भौवें भी हल्की सिकुड़ चुकी थी। तो वह फ़ोन रिसीव करते ही फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद रूही की बातों को सुनते ही उसकी सिकुड़ी हुई भौवें अब तन चुकी थी, और उसने बस इतना कहा, ठीक है आ रहा हूँ। और वापस से उस कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए अपने सिर को झटक दिया था। जिसके कुछ देर बाद ही आरुष एक लग्जरियस शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा था। चेहरे पर एक सख्ती साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी बाजुओं में अपनी बाहों को फंसाए रूही के चेहरे पर एक चमक थी। मैंने यही वो लहंगा देखा था, लेकिन थोड़ा महंगा भी था, इसलिए तुम्हें। इतना कहते रूही ने अब तक अपने चेहरे को हल्की मायूसी के साथ लटका लिया था, लेकिन उसकी बातों को सुन आरुष थोड़ा झुझला उठा था। तुमने यहाँ मुझे लहंगा खरीदने के लिए बुलाया था? तुम्हें आइडिया भी है मैं अपना कितना इम्पोर्टेंट काम। एक्सक्यूज मी, मैं अच्छे से जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन बहन को उसकी शादी का जोड़ा दिलवाना भी तुम्हारी एक जिम्मेदारी बनती है। इस बार रूही की बातों को सुनते ही आरुष की भौवें एक बार फिर से सिकुड़ चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी तरफ अपना क्रेडिट कार्ड बढ़ाते हुए उसने आगे कहा, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है,
इससे जितनी मर्जी उतनी शॉपिंग कर सकती हो, लेकिन मुझे मिस्टर आरुष मलिक, सिर्फ अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीदना ही तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बहन को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसलिए सराफा से चुपचाप अंदर चलो। आरुष की बातों को काटते हुए रूही ने कहा, और इसके साथ ही वह आरुष के बाजुओं को पकड़े उसे शॉपिंग मॉल के अंदर भी ले गई थी। लेकिन अंदर जाते ही वह उन दोनों के बढ़ते कदम अचानक से अटक गए थे। तो वह नज़रों में एक हैरानी भी थी, क्योंकि इस वक्त उनके सामने ही खड़ी आयशा अपने दोनों बाजुओं को आपस में बांधे उन दोनों को ही एकटक घूर रही थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।